Hello everyone, myself Dr. Sudhir Kumar, Assistant Professor, Janata Vedic College, Balod, Bagpat, सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क। मीन्स दुग्ध के भौतिक गुण और इसका जो कंपोजिशन है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि दूध है क्या, व्हाट इज मिल्क। तो मिल्क एक ऐसा सिक्रीशन है जो पशु और इंसान की मेमोरी ग्लैंड से अपने बच्चों को पिलाने के लिए ये एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, इसमें जो शुरुआत के 5 दिन का दूध होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो वो फिर शुरुआत के 5 दिन का क्या होता है, तो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो वेरी रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। इसमें लगभग 6% के आसपास एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो न्यूबॉर्न काफ या बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, जैसे दूध का फिजिकल स्टेट, फ्लेवर, कलर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिवनेस, सर्फेक्टेंसन, एसिडिटी एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो दूध की क्या इसके कंपोनेंट हैं, जैसे लैक्टोज, फैट, प्रोटीन, वाटर, एस, इसके हम कंपोजिशन क्या क्या कितने परसेंट में पाया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन हमको करना क्यों है। तो हमको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो अगर हमको कोई दूध मिलता है तो हमको नहीं पता चलेगा कि इसकी क्या क्वालिटी है, या अच्छी क्वालिटी क्या है कि बुरी क्वालिटी का, क्योंकि मुझे नॉर्मल पता ही नहीं है। जो नॉर्मल नहीं पता होगा तो हम अच्छा बुरा नहीं कर सकते हैं, और इसमें कुछ मिलावट है कि नहीं है, और ये हमको प्रोसेसिंग में भी हेल्प करेगा। जैसे होमोजेनाइजेशन है, सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन किया जाता है। अगर मिल्क में 6% से कम फैट है तो सिंगल स्टेज होमोजेनाइजेशन किया जाता है। अगर 6% से ज़्यादा का फैट है तो डबल स्टेज होमोजेनाइजेशन किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का इसमें कोई चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है, तब भी हम पता कर सकते हैं जब हमें इसकी नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मिल्क, इसके फिजिकल स्टेट क्या है। तो मिल्क में ह्यूज अमाउंट में वाटर पाया जाता है। नॉर्मली 84 से 86% तक का वाटर पाया जाता है, और इसके अंदर जो है बाकी सब चीज़ें सस्पेंडेड अवस्था में या फिर ट्रू सोल्यूशन के रूप में पाई जाती हैं। जैसे लैक्टोज और कुछ मिनरल जो हैं ट्रू सोल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन और जो कुछ बचे हुए मिनरल्स हैं ये कोलेडल रूप में पाए जाते हैं, और जो फैट है वो इमल्सन के रूप में पाया जाता है। तो फैट के ऊपर जो होती है फास्फोलिपिड प्रोटीन लेयर होती है, तो वो जो होता है फैट के इमल्सन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, इसीलिए फैट जो है इसमें इमल्सन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कलर के बारे में। तो दूध जो होता है टर्बिड और ओपेक होता है। ओपेक मीन्स कि दूध की अगर हम थिन फिल्म लें तब भी हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें फैट, प्रोटीन जो है ये पाए जाते हैं, तो इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो इसका जो गाय का दूध होता है हल्का एलोइस होता है, एलोइस वाइट होता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है। तो गाय का दूध लें या फिर घी लें, हल्का एलोइस कलर का होता है। कैरोटीन न होने की वजह से जो बुफैलो का मिल्क है वो क्रीमी वाइट होता है। तो इसकी मिल्क, जैसे अगर हम दूध से फैट को निकाल लेते हैं तो उसको इसकी मिल्क बोला जाता है। उसका कलर हल्का ब्लूइश होता है, जो कि राइबोफ्लेविन की प्रेजेंस के कारण होता है। अब दूध के फ्लेवर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे जो टर्म फ्लेवर है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे टेस्ट और स्मेल। तो मिल्क का जो स्वीट टेस्ट है, जब हम दूध पीते हैं तो हल्का सा स्वीट लगता है, हल्का मीठा लगता है, ये लैक्टोज की वजह से होता है। और जो साल्टी टेस्ट है ये एस की वजह से है, जो उसके अंदर मिनरल प्रेजेंट हैं, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, जो ये मिनरल्स प्रेजेंट हैं इनकी वजह से हल्का सा साल्टी टेस्ट आता है। कभी कभी दूध का जो फ्लेवर होता है कभी नॉर्मल से थोड़ा हटके हो जाता है। वो कैसे होता है, जैसे दूध देने वाला पशु है तो कुछ
ऐसी वीड खा ली या ऐसा खरपतवार खा लिया जो अगर कड़वी है तो वो दूध में भी रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको दूध उसका कड़वा हल्का होगा। अगर बैक्टीरियल एक्शन हुआ, बैक्टीरिया ग्रोथ कर गए हैं, तो कभी कभी ये होता फ्रूटी फ्लेवर आएगा या फिर हल्का खट्टापन होगा, एसिडिक फ्लेवर आएगा। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ तो पता चला जैसे प्रोटियोलाइसिस हुई तो हल्का सा बिटर टेस्ट होगा। अगर जाके लाइपोलिसिस हुई तो रैंसिड फ्लेवर डेवलप होगा। अब दूध को अगर हम ज़्यादा देर तक कुक करेंगे तो आप देखते होंगे कि वो हल्का रेडिश कलर हो जाता है और पीने पे हमको थोड़ा लगता है कुक्ड फ्लेवर आ रहा है, हल्का पका हुआ फ्लेवर आता है। तो ये थोड़े नॉर्मल से हटके फ्लेवर हैं, इनको ऑफ फ्लेवर बोला गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी ये है कि जैसे कोई फ्लूइड होता है उसके बहाव में क्या तेज़ी है, क्या स्लोनेस है। जैसे अगर हम किसी बर्तन में दूध को लें और हल्का सा टिल्ट करें, टेढ़ा करें, तो वो दूध आसानी से तेज़ी से गिर जाएगा। लेकिन अगर हम अभी शहद को लें वैसे टिल्ट करें तो शहद थोड़ा धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो विस्कोसिटी ये है, जैसे कोई फ्लूइड जब बहता है तो उसकी दो लेयर के बीच में जो बहने के दौरान जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो दूध में ये कम होता है, ये नॉर्मली 1.5 to 2 सेंटीपॉइस होता है अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा जाए। सेंटीपॉइस एक यूनिट है उसकी। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर कम होने पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दूध के केसीन और फैट कंपोनेंट जो है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर केसीन और फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी दूध की ज़्यादा होगी, अगर ये कम होंगे तो विस्कोसिटी कम होगी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टर्म है ये एक रिलेटिव टर्म है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे किसी भी वस्तु की या किसी भी पदार्थ की अगर हम विस्कोसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो उस वस्तु की डेंसिटी को हम पानी की, वाटर की डेंसिटी से भाग करते हैं, तब जो वैल्यू आती है वो हम उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो मिल्क की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जैसे अब ये स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वेरी करती है। जैसे काउ मिल्क की है 1.028 से लेके 1.03 होती है, बुफेलो मिल्क की 1.03 से लेके 1.032 होती है। और इसके मिल्क में जैसे फैट निकाल लिया जाता है तो फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.93 होती है। तो जब हल्की चीज़, कम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला चीज़ वहाँ से निकाल लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग पार्ट होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। इसलिए जो स्किम्ड मिल्क है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.035 से लेके 1.037 होती है। मीन्स ये वाटर से थोड़ा सा हैवी होता है। अगर बात करें कि जैसे 1 लीटर दूध का जो वजन है वो कितना होगा, तो अगर हम बुफेलो मिल्क की बात करें तो लगभग 1030 से 1032 ग्राम के आसपास होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दूध के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जैसे जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, थोड़ा सा वो मुड़ जाती है। तो एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम में गई तो लाइट की स्पीड में कुछ परिवर्तन पड़ता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जैसे किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है अगर उसको हम भाग कर दें लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है तो जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको रिफ्रैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात किया जाता है। दूध के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.344 से लेके 1.348 तक होता है, जबकि वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थोड़ा सा कम होता है, इससे 1.33 के आसपास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो जो सरफेस टेंशन जो है मिल्क का, ये प्रोटीन और फैट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सरफेस टेंशन क्या है, जैसे जो कोई फ्लूइड होता है तो फ्लूइड की फ्री सरफेस जो होती है एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, खिंची हुई झिल्ली की तरह से बिहेव करती है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, छोटे थे तो पढ़ते थे कि
सुई जो होती है पानी के ऊपर तैरती है, तो वो किसकी वजह से तैरती है? वो हम पढ़ते थे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की वजह से तैरती है। ठीक है, तो वो होता है सरफेस टेंशन, जो खिंचाव है, जो खुला सरफेस है किसी लिक्विड का या फ्लूइड का, उसके ऊपर जो खिंचाव होता है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, जो होमोजेनाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन प्रोसेस के द्वारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। नॉर्मल सरफेस टेंशन जो है मिल्क का 50 डाइन पर सेंटीमीटर है, और इसकी मिल्क का स्लाइटली ज़्यादा होता है, जो 52 से लेके 52.5 डाइन पर सेंटीमीटर होता है। ये वैल्यू सारी जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिडिटी की, एसिडिटी एंड पीएच के बारे में। तो एसिडिटी और पीएच जो है बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे अगर किसी चीज़ की एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच उसका डाउन होगा। तो दूध जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, जो फ्रेशली ड्रॉन मिल्क होता है, ताज़ा दूध होता है, वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि दूध में कार्बन डाइऑक्साइड, केसीन, सिट्रेट इत्यादि चीज़ें पहले से मौजूद हैं। ये जो होता है मिल्क को थोड़ा एसिडिक कर देते हैं। जैसे काऊ का है, फ्रेशली ड्रॉन मिल्क है, ताज़ा दूध है, तो उसकी एसिडिटी होती है 0.13 से लेके 0.14 तक का, और पीएच होता है 6.4 से लेके 6.6। और बुफेलो के जो मिल्क है इसकी एसिडिटी होती है 0.14 से लेके 0.55%, और जो पीएच है 6.7 से लेके 6.8% होता है। तो ये जो फ्रेशली ड्रॉन मिल्क की एसिडिटी होती है इसको बोलते हैं नेचुरल या एपरेंट एसिडिटी। और जो दूध को हम काफ़ी देर के लिए बाहर रख लें तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जब तब जाके लैक्टोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एसिडिटी हुई ये डेवलप्ड होती है, मतलब ये रियल एसिडिटी है, ये बाद में डेवलप हुई है और एसिड बना है, इसीलिए इसको रियल एसिडिटी बोलते हैं और डेवलप्ड एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे दूध का दही में बनना, तो जाके एसिडिटी जो है थोड़ी सी बढ़ती है, पीएच डाउन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये है कि जैसे दूध के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो हाँ, पास किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री आयन पाए जाते हैं उसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो जो मिल्क की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये 4.2 से लेके 6.9 मोहो होती है। मोहो जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो है मात्रक है, यूनिट है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम, OHM। तो कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा आप पढ़ लें तो MHO, मोहो। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? तो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम के किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो दूध की स्पेसिफिक हीट होती है 0.938 कैलोरी। अब हम दूध उसकी बात करें, अगर वाटर की बात करें तो उसकी होती है स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी। मतलब दूध के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो हमको 0.938 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जैसे हमको पता है कि जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर पानी में हम कोई भी सॉल्यूट डाल देंगे, कोई भी सॉल्यूट हो, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डाउन करना, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो मिल्क है, मिल्क में भी कई सारे सॉल्यूट पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर होगा। तो मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100.17, 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट जाहिर सी बात है जो सॉल्यूट पड़े हैं तो 0 डिग्री से कम होगा। तो एवरेज देखा जाए तो मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन पेयर का जुड़ना
या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इसका उल्टा अगर हम बोल दें तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो जो इसके अंदर ये एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होता है, जो बन गया है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मिल्क अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.2 से लेके 0.3 तक का होता है। तो जो ये इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पे नॉर्मली फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करेंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव एनोरोबिक इस जहाँ मिल्क का जो ये होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल 0.2 से लेके 0.3 तक होता है। तो इस जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इस पर फैकल्टेटिव एनोरोबिक बैक्टीरिया की नॉर्मली ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे जाके इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये धीरे धीरे डाउन भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि मिल्क का कंपोजिशन क्या है। तो हर स्पीसीज के दूध का, और स्पीसीज में जो है हर ब्रीड का दूध का कंपोजिशन अलग है। तो अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो काऊ के मिल्क में लगभग 86% वाटर होता है और लगभग 4.6% के आसपास फैट होता है, प्रोटीन 3.4 के आसपास, लैक्टोज जो है 4.9 और एस जो है 0.7% के आसपास होता है। अब हम अगर बुफेलो मिल्क से तुलना करें तो बुफेलो मिल्क में जो होता है वाटर 84% के आसपास वाटर होता है, फैट जो है 6.6%, प्रोटीन 3.9%, लैक्टोज 5.2%, एस जो है 0.8%। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वाटर कुछ अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे बुफेलो मिल्क में लगभग ज़्यादा है। अब जो वाटर है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मैंने बोला ही था कि ये 84 से लेके 86% के आसपास पाया जाता है दूध में। जो फैट है वो इमल्सन के रूप में पाया जाता है, और फैट जो है वेरी रिच सोर्स है एनर्जी का। जैसे 1 ग्राम फैट है वो हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। अब प्रोटीन और लैक्टोज की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन या फिर लैक्टोज जो मिल्क शुगर है उसको लैक्टोज बोला जाता है। तो 1 ग्राम जो है हमारा प्रोटीन और या लैक्टोज जो है ये एनर्जी देगा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। ठीक है, और इसके अंदर एस भी प्रेजेंट है। एस मीन्स जो है मिनरल, विटामिन, और ये प्रेजेंट है। अब जो मिल्क है, मिल्क जो बहुत अच्छा सोर्स है, इसको हम कंप्लीट फूड बोलते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बोलते हैं। कंप्लीट तो हम नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट कंप्लीट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए एक फूड में लगभग सारी हैं। तो अब इसकी ऑलमोस्ट मैंने क्यों बोला, तो ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि ये काफ़ी बल्कि है कि अगर हम 500 ml दूध, आधा लीटर दूध पी रहे हैं तो केवल लगभग हमको 75 ग्राम ही टोटल सॉलिड मिल रहा है। तो कम सॉलिड हमारे बॉडी में पहुंच रहा है। और इसमें जो मिनरल हैं तो आयरन, आयोडीन काफ़ी कम मात्रा में होता है, और विटामिन सी जो है काफ़ी कम मात्रा में होता है। बाकी सब चीज़ें जो हैं काफ़ी सफिशिएंट हैं, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक हैं, या बच्चे की या फिर किसी भी जो इसको यूटिलाइज कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर थैंक यू, टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय।